हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और उन एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड जो भी हार्मोन्स थे और उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो भी थे उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में एड्रिनल मेडुला के बारे में। एड्रिनल मेडुला जो कि एड्रिनल ग्लैंड का इनर मोस्ट पार्ट है, इंटरनल पार्ट है, जो कि लगभग 20% पार्ट ऑफ द टोटल एड्रिनल ग्लैंड होता है। मींस 80% पार्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है और 20% पार्ट जो है वह एड्रिनल मेडुला होने वाला है। अब एड्रिनल मेडुला में होता क्या है, इस बारे में हमने डिस्कशन पहले भी किया है कि एड्रिनल मेडुला जो होता है इसमें एक वन टाइप ऑफ स्पेशल सेल पाई जाती हैं और उस सेल को हम फियोक्रोम सेल के नाम से जानते हैं। तो जो सेल्स पाई जाती हैं वो होती हैं फियोक्रोम सेल्स और इन फियोक्रोम सेल्स को ही हम क्रोमोफिन सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर अदर नेम भी याद रखें कि फियोक्रोम सेल्स आर आल्सो नोन एज द क्रोमोफिन सेल्स। एड्रिनल मेडुला टोटल कितना पार्ट है? इट इज अराउंड 20% पार्ट ऑफ द टोटल एड्रिनल ग्लैंड। 80% एड्रिनल कॉर्टेक्स था। अब बात करते हैं कि जो फियोक्रोम सेल्स जो होती हैं वो क्या रिलीज करती हैं, क्या ये सिक्रेटरी हैं या नॉन सिक्रेटरी हैं। तो जैसा कि हम शुरुआत में एनाटॉमिकल पोर्शन के के अंदर भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि फियोक्रोम सेल्स जो होती हैं वह सिक्रेटरी नेचर की होती हैं और ये जिस हार्मोन का निर्माण करती हैं उन्हें हम कैटेकोलामाइंस के नाम से जानते हैं। क्या बोलने वाले हैं? इन्हें हम कैटेकोलामाइंस के नाम से जानते हैं। कैटेकोलामाइंस में कितने हार्मोन आते हैं? 3 हार्मोन होंगे। पहला एड्रिनलिन, दूसरा नॉर एड्रिनलिन और तीसरा डोपामिन। तो यहां 3 टाइप्स ऑफ कैटेकोलामाइंस हार्मोन्स हैं, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, डोपामिन। इन तीनों हार्मोन का सिक्रीशन हमारे एड्रिनल मेडुला के फियोक्रोम सेल्स से होता है और इन फियोक्रोम सेल्स का ही अन्य नाम हमने क्रोमोफिन सेल्स रखा है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि ये कैटेकोलामाइंस जो होते हैं उनके फंक्शन क्या होने वाले हैं। तो यहां हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ कैटेकोलामाइंस। फंक्शंस ऑफ कैटेकोलामाइंस मींस जो एडीआर, नॉर एडीआर, डोपामिन है उनके फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस समझने से पहले उनका सिक्रीशन का रेगुलेशन कैसे होता है यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वापस से याद रखें कि हमारा एड्रिनल मेडुला जो होता है वह पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में नहीं होता है। मींस पिट्यूटरी के एसीटीएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस में यह काम नहीं करता है। यह हमारा एड्रिनल मेडुला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इन्फ्लुएंस में काम करता है कि जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा एड्रिनलिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन वगैरह हार्मोन रिलीज होने वाले हैं और वो बॉडी के अंदर अलग अलग इफेक्ट दिखाने वाले हैं। तो यहां इतना पता रखें कैटेकोलामाइंस का जब भी जिक्र होता है तो इसका मतलब ये कब रिलीज होने वाले हैं? व्हेन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड। जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होता है तब यह कैटेकोलामाइंस रिलीज होते हैं और ये बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन दिखाने वाले हैं। तो आप सीधे तौर पर यह भी याद रख सकते हैं कि कैटेकोलामाइंस बॉडी में क्या फंक्शन करते हैं। तो कैटेकोलामाइन वो सभी इफेक्ट दिखा सकते हैं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दिखाना चाहता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मींस जब बॉडी फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स में होती है उस दौरान बॉडी जो रिएक्शन देती है, जो इफेक्ट दिखते हैं वो सभी कैटेकोलामाइन के फंक्शन होंगे। हम एक एक करके उनके फंक्शन समझना शुरू करते हैं। पहला होता है इफेक्ट ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हार्ट कहें या उसे हम सीवीएस बोल सकते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर कैटेकोलामाइंस हार्मोन का क्या इफेक्ट रहने वाला है। अब इफेक्ट क्या होगा? जैसा कि हम स्टार्ट में ही डिस्कस कर चुके हैं कि यह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने पर एक्शन करता है। तो जब सिंपैथेटिक, जब फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स की डिमांड है उस समय हार्ट पे क्या एक्शन होगा? तो यहां हमारा कैटेकोलामाइन जो होता है वह रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दोनों को ही इंक्रीज करवा देता है। क्या करने वाला है? रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट दोनों को इंक्रीज करवाता है, जिससे कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होने से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होने वाला है। मींस कैटेकोलामाइन का पहला कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर हमने इफेक्ट लिखा कि यह हार्ट के रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। जितना ज्यादा हार्ट
तेजी से स्पीड से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उतना कार्डियक आउटपुट जो है वो बढ़ने वाला है, जिससे ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होने वाला है। अब बात करते हैं कि हमारे कैटाकोलामाइंस में भी अगर हम बात करें एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में, तो सीधा जो हार्ट के ऊपर एक्शन होता है उनमें एड्रेनलिन का इफेक्ट सीधा हार्ट पे ज्यादा होता है। मतलब जो हमने ये इफेक्ट लिखा कि रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ना, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ना, ये इफेक्ट एड्रेनलिन का ज्यादा होता है नॉर एड्रेनलिन की तुलना में। तो फिर नॉर एड्रेनलिन और डोपामिन क्या एक्शन करते हैं, तो हमारा जो स्पेसिफिक तौर पर कहें कि नॉर एड्रेनलिन क्या एक्शन दिखाता है, तो नॉर एड्रेनलिन जो होता है यह पेरिफेरल ब्लड वेसल्स पर अपना ज्यादा इफेक्ट दिखाने वाला है। किस पर इफेक्ट दिखाएगा, यह पेरिफेरल ब्लड वेसल्स पर इफेक्ट दिखाता है। और उनके अंदर क्या इफेक्ट दिखाएगा, उनमें वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मींस एड्रेनलिन जहां हार्ट के ऊपर एक्शन करके उसका रेट एंड फोर्स को इंक्रीज करवा रहा था, वहीं नॉर एड्रेनलिन जो होता है वह पेरिफेरल ब्लड वेसल्स के अंदर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। अब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने से क्या होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने से ब्लड प्रेशर में फर्दर इंक्रीमेंट दिखाई देगा। मींस एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन दोनों का इफेक्ट देखें तो दोनों अलग अलग तरीके से ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। जहां एड्रेनलिन हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रेट एंड फोर्स को बढ़ाकर बीपी बढ़ा रहा है, वहीं नॉर एड्रेनलिन पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाकर आपका ब्लड प्रेशर बढ़वाता है। इसके अलावा जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज हैं, कोरोनरी आर्टरीज मतलब जो हमारी हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट को सप्लाई करने वाली वेसल्स हैं, उनके अंदर हमारा ये एडीआर एंड नॉर एडीआर जो होता है उनमें वैसो डायलेशन करवाता है। तो यहां ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कोरोनरी आर्टरीज में तो क्या होगा, वैसो डायलेशन होगा, और हमारी पेरिफेरल ब्लड वेसल में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। उसका क्या लॉजिक है वो भी समझे कि पेरिफेरल ब्लड वेसल में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा जिससे बीपी बढ़ेगा, और ब्लड जो है वह सेंट्रल बॉडी पार्ट की तरफ बढ़ेगा। पेरिफेरल वेसल्स नैरो होंगी तो पेरिफेरल ब्लड में ब्लड कम जाएगा और सेंट्रल जो वाइटल ऑर्गन है उन्हें ज्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं कि कोरोनरी वेसल्स में वैसोडाइलेशन क्यों है। जो हार्ट की आर्टरीज हैं उनमें वैसोडाइलेशन इसलिए है क्योंकि हार्ट का फंक्शन बढ़ाया जा रहा है, हार्ट का रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाया जा रहा है। तो क्या हार्ट पहले जहां 70 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, अब वहीं पर वह 120 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या उसकी ऑक्सीजन डिमांड, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल उसकी डिमांड बढ़ने वाली है, और उसको पूरा करने के लिए यहां वैसो डायलेशन इन द कोरोनरी वेसल देखने को मिलता है। तो ध्यान रखें, हमारा नॉर एड्रेनलिन पेरिफेरल ब्लड वेसल में तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, जबकि सेंट्रल बॉडी पार्ट के अंदर मतलब कोरोनरी वेसल्स के अंदर वैसो डायलेशन करवाने वाला है। अब एडीआर नॉर एडीआर का डिफरेंशियल इफेक्ट जो है, ये आप अगर आपने प्रैक्टिकली आईसीयू वगैरह में काम किया है तो वहां पर भी आपने देखा होगा। एक एग्जांपल से समझें, जब भी आपके पास कोई पेशेंट है उसमें कार्डियक अरेस्ट होता है, मींस कार्डियक अरेस्ट हो गया, पल्स पाल्पेट नहीं हो पा रही है, सीपीआर चालू कर दिया है। जब कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को आता है तब आप नॉरेड का इंजेक्शन लगाते हैं या एडीआर का? तो सभी को पता होगा कि हम इमरजेंसी में जब सीपीआर चल रहा होता है तो हम इंजेक्शन एड्रेनलिन लगाते हैं। अब यहां बात समझनी होगी कि हम एड्रेनलिन इसलिए लगाते हैं क्योंकि एड्रेनलिन जाकर सीधा किस पर एक्शन करता है, हार्ट पर एक्शन करता है और उसके कॉन्ट्रैक्टाइल पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल हम समझें, जब कोई पेशेंट शॉक में आता है, मतलब थोड़ा बेहोशी की हालत में है, हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहा है लेकिन बीपी कम है, जब केवल ब्लड प्रेशर लो वाला पेशेंट जब आता है तो उसे हम एड्रेनलिन का इन्फ्यूजन कॉमनली नहीं चढ़ाते हैं, उसे हम नॉरेड इन्फ्यूजन चलाते हैं। अब वो नॉर एड्रेनलिन क्या करेगा, उसमें वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाने में हेल्प करेगा। तो दोनों का मैकेनिज्म डिफरेंट है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर ओवरऑल कैटाकोलामाइंस का इस प्रकार प्रभाव देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, कार्डियोवैस्कुलर के बाद में हम दूसरा इफेक्ट बात करते हैं, सेकंड रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट के बारे में। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम पर फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के दौरान क्या एक्शन रहेगा? तो सिंपल आंसर होगा कि सर फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स अगर है तो इस दौरान
बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी और बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वह भी इंक्रीज होने वाला है। मीन्स हमारे कैटाकोलामाइन जो होते हैं वह रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी इंक्रीज करवाते हैं और साथ ही साथ ये ब्रोंकोडाइलेशन भी करवाते हैं। क्या करवाने वाले हैं? ब्रोंकोडाइलेशन। दोनों का लॉजिक समझें। फाइट एंड फ्लाइट में है, बॉडी को ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है तो हम नंबर ऑफ ब्रीदिंग जो है उसको इंक्रीज करवाते हैं और साथ ही साथ ब्रोंकोडाइलेशन ब्रोंकस को डायलेट इसलिए करवा रहा है ताकि मैक्सिमम एयर अंदर एंटर करे और मैक्सिमम एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाए जिससे बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड जल्द से जल्द पूरी हो पाए। तो यहां कैटाकोलामाइन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इस प्रकार का इंफ्लुएंस रखते हैं। तीसरा हम बात करते हैं जीआईटी ट्रैक्ट पर कि अब जीआईटी ट्रैक्ट पर हमारे कैटाकोलामाइंस का क्या इंफ्लुएंस रहता है। तो जीआईटी ट्रैक्ट पर इंफ्लुएंस ये रहेगा कि ये जीआईटी के जितने भी मूवमेंट हैं, जीआईटी ट्रैक्ट के मूवमेंट कहें और साथ ही साथ जीआईटी ट्रैक्ट के जो भी सिक्रीशंस हैं उन सब को डिक्रीज करवाता है। क्या करवाने वाला है? डिक्रीज। अब कैटाकोलामाइन हार्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक्शन तो बढ़ा रहे थे लेकिन जीआईटी ट्रैक्ट का एक्शन कम क्यों करवा रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि उस इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान जीआईटी ट्रैक्ट वाइटल ऑर्गन के अंतर्गत नहीं आता है। मींस वाइटल ऑर्गन नहीं है तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम ये चाहेगा कि ब्लड सप्लाई उसे न जाए और जो मेन वाइटल ऑर्गन्स हैं उन्हें ब्लड सप्लाई दी जाए। वाइटल ऑर्गन कहें तो आपका हार्ट, आपका ब्रेन, आपके लंग्स, आपकी किडनी, इन वाइटल ऑर्गन को ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है। तो जीआईटी ट्रैक्ट को सप्लाई कम करने के लिए सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है वह जीआईटी ट्रैक्ट के मूवमेंट भी कम करवा देता है और उसके सिक्रीशंस को भी डिक्रीज करवाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे इसका अगला इफेक्ट जो होता है वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। मीन्स सीएनएस मीन्स ब्रेन के ऊपर इफेक्ट क्या होगा? तो ब्रेन के ऊपर इफेक्ट यह होगा कि यह ब्रेन की एक्टिविटी को इंक्रीज करवाता है। मीन्स ब्रेन अलर्ट रहेगा, एक्टिव रहेगा, कंसंट्रेटेड रहेगा। तो ब्रेन की एक्टिविटी को इंक्रीज करवाना, स्टिमुलेट करवाना, यह कैटाकोलामाइन हार्मोन्स का फंक्शन होने वाला है। तो सीएनएस पर याद रखें कि सीएनएस में एक्टिविटी इंक्रीज होती है, कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होता है कैटाकोलामाइन्स हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। अब आगे बढ़ते हैं, सीएनएस पर इफेक्ट के बाद में हम बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम पर इफेक्ट के बारे में। तो यूरिनरी सिस्टम पर इफेक्ट क्या होगा? जब फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स है तो क्या हम यूरिन पास करने के लिए, यूरिनेशन करने के लिए रुकेंगे, उसमें हमारा टाइम वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? सिंपल सा एग्जांपल, अगर आपके पीछे कोई शेर भाग रहा है या मान लीजिएगा कुत्ता ही पड़ा हुआ पीछे, अब कोई डॉग बाइट करने के लिए भाग रहा है, उस केस में अगर बॉडी में सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हुआ है, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स अगर आया है, तो क्या वहां पर यूरिन पास करने के लिए रुकेंगे या नहीं रुकेंगे? तो जवाब यही होगा कि वहां पर यूरिनेशन नहीं होने वाला है। तो हमारा सिंपैथेटिक एक्टिवेशन जो होता है वह यूरिनरी एलिमिनेशन को रोककर यूरिनरी रिटेंशन करवाता है। यह हमारी डेट्रूजर मसल को रिलैक्स करता है और इंटरनल स्फिंक्टर को बंद रखता है जिससे यूरिनरी रिटेंशन होने वाला है। तो यूरिनरी सिस्टम पर इफेक्ट याद रखें कि हमारे कैटाकोलामाइन जो होते हैं वह यूरिनरी रिटेंशन करवाने वाले हैं। देन बात करते हैं आईज के ऊपर इफेक्ट के बारे में। आईज पर इफेक्ट क्या होगा? तो सिंपली दिमाग में ये सोचें कि फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स है, इमरजेंसी कंडीशन है, उस दौरान आपका विजन जो है, आपकी विजुअल एबिलिटी स्ट्रांग रहनी चाहिए। इसके लिए कैटाकोलामाइन जो होते हैं वह आपका प्यूपिलरी डायलेशन करवाते हैं। क्या करवाने वाले हैं? प्यूपिलरी डायलेशन करवाने वाले हैं ताकि मोर एंड मोर लाइट जो है वह आईज में एंटर करे और आपको चीजें क्लियरली दिखाई देने लगे, विजन शार्प रह पाए। इसके लिए हमारे कैटाकोलामाइन्स प्यूपिलरी डायलेशन करवाने वाले हैं। प्यूपिलरी डायलेशन को हम माइड्रियासिस भी बोलते हैं। तो ध्यान रखें, माइड्रियासिस मींस डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल्स। तो ये हमें देखने को मिलता है कैटाकोलामाइन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। इसके अलावा हमारे कैटाकोलामाइन्स का इन्फ्लुएंस होता है स्किन के ऊपर। अब स्किन पर क्या इन्फ्लुएंस है वो समझें। स्किन पर इन्फ्लुएंस होता है कि यह हमारी स्किन में पाई जाने वाली अरेक्टर पाइलाई मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। कौन सी मसल का? अरेक्टर पाइलाई मसल जो होता है उनका कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और उनमें कॉन्ट्रैक्शन के होने से हमें गूज बम्प देखने को मिलते हैं।
क्या देखने को मिलेगा? गूज बम्प देखने को मिलेगा। गूज बम्प का मतलब होता है हेयर रूट्स का एलिवेट हो जाना, जिसे आप आम भाषा में रोंगटे खड़े हो जाना बोलते हैं। तो यहां गूज बम्प का मीनिंग है कि जब हमारा सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होता है, कैटेकोलामाइंस एक्शन में आते हैं, तो वह हमारी स्किन में पाई जाने वाली अरेक्टर पाइलाई मसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिससे हेयर रूट जो हैं वह एलिवेट हो जाते हैं, जिसे हम गूज बम्प के नाम से जानते हैं। अब हेयर रूट्स एलिवेट होने के साथ साथ हमारा कैटेकोलामाइन जो होते हैं वह डायाफोरेसिस भी करवाने वाले हैं। अब डायाफोरेसिस क्यों हो रहा है, तो उसका रीजन समझें कि जब कैटेकोलामाइन एक्शन करके हेयर रूट्स को एलिवेट कर देते हैं, तो इस केस में हमारी स्वेट ग्लैंड्स की जो ओपनिंग होती हैं, जिसे हम पसीने वाली ग्लैंड्स बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड्स की ओपनिंग जब खुल जाती हैं तो ऐसे केस में स्वेट निकलने लगता है, जिसे हम डायाफोरेसिस के नाम से जानते हैं। तो यहां स्किन पर इफेक्ट समझें। स्किन पर इफेक्ट होता है कि हमारे कैटेकोलामाइन आकर अरेक्टर पाइलाई मसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। उनके कॉन्स्ट्रिक्शन होने से गूज बम्प देखने को मिलते हैं और गूज बम्प होने से हमें डायाफोरेसिस दिखाई देने की संभावना होती है। तो ये हो गए हमारे मेजर फंक्शंस ऑफ द कैटेकोलामाइंस। में सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होने पर जो कैटेकोलामाइंस होते हैं वो इस प्रकार के एक्शन दिखाने में हेल्पफुल हो सकते हैं। हार्ट पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआईटी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, आईज एंड स्किन, इन सभी के ऊपर हमारे कैटेकोलामाइंस का इंफ्लुएंस रहने वाला है। अब बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ कैटेकोलामाइंस के बारे में। तो डिसऑर्डर पढ़ना शुरू करते हैं। डिसऑर्डर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। हमने सभी डिजीज कंडीशन में सभी हार्मोन्स के अंदर यह पढ़ा था कि हार्मोन से रिलेटेड दो तरह की बीमारियां होती हैं, या तो हाइपर सिक्रीशन या फिर हाइपो सिक्रीशन। हर बार यही पढ़ते आए हैं कि हर हार्मोन में जितने भी डिजीज कंडीशंस पढ़ी हैं सब में एक तो हाइपर सिक्रीशन वाली कंडीशंस होती हैं, हाइपो वाली होती हैं। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां हम बात कर रहे हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इन्फ्लुएंस में रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में। तो यहां पर केवल एक ही तरह की डिजीज कंडीशन होती है कि इन कैटेकोलामाइंस का लेवल किसी कारणवश बढ़ जाए। कम होने वाली डिजीज कंडीशन इसलिए नहीं है क्योंकि हार्मोन्स अगर सिक्रीट नहीं भी हो पाए तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उन फंक्शंस को नर्व के माध्यम से, न्यूरोलॉजिकल एक्शन के माध्यम से पूरा करवा सकता है। इसलिए डेफिशिएंसी ऑफ कैटेकोलामाइंस या डिक्रीज्ड फंक्शनिंग ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये हम इसके अंदर डिसऑर्डर नहीं पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास केवल एक डिसऑर्डर है कि हो सकता है किसी कारणवश हाइपर सिक्रीशन जरूर देखने को मिल सकता है। तो यहां ध्यान दें, हम एक तरह का डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं, दैट इज द हाइपर सिक्रीशन ऑफ कैटेकोलामाइंस। अब हाइपर सिक्रीशन वाली बीमारी का नाम क्या है वो समझें। बीमारी का नाम होता है दैट इज द फियोक्रोमोसाइटोमा। डिजीज का नाम है हमारा फियोक्रोमोसाइटोमा। अब इस डिजीज में होता क्या है, हुआ क्या है, ये समझने के लिए हम पहले इसके नाम को प्रॉपरली समझते हैं, उसके बाद में बीमारी में डिजीज कंडीशन में असेसमेंट, फाइंडिंग, ट्रीटमेंट सब कुछ आगे पढ़ने वाले हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा जो डिजीज कंडीशन है, इसके अंदर अगर हम इन पॉइंट्स को अलग अलग डिवाइड करें तो आप काफी सारी जानकारी समझ सकते हैं। एक शब्द लिखा है साइटो, दूसरा शब्द लिखा है ओमा, और एक शब्द लिखा है फियोक्रोम। तो यहां अगर मैं इस पूरे फियोक्रोमोसाइटोमा को तीन अलग अलग वर्ड्स में डिवाइड कर देता हूं, पहला फियोक्रोम, दूसरा साइटो और तीसरा ओमा, और इन तीनों का मीनिंग अगर हम समझें तो इस डिजीज कंडीशन में हुआ क्या है वो आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहला वर्ड समझते हैं फियोक्रोम। फियोक्रोम क्या है, तो फियोक्रोम समझने के लिए हमें एड्रिनल मेडुला की स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन याद करनी होगी कि एड्रिनल मेडुला 20% पार्ट था और उसमें एक प्रकार की सेल पाई जाती हैं और उन सेल्स को हम बोलते हैं फियोक्रोम सेल्स। अब फियोक्रोम का मतलब तो हो गया कि फियोक्रोम जो सेल
पाई जाती हैं हमारे एड्रिनल मेड्यूला के अंदर, उन सेल्स का नाम होता है फियोक्रोम। दूसरा लिखा है साइटो, और साइटो का मीनिंग होता है सेल, और ओमा का मीनिंग होता है एक्सेसिव ग्रोथ। तो अब ध्यान दें, फियोक्रोम नाम है, साइटो सेल होती हैं, और ओमा का मतलब होता है एक्सेसिव ग्रोथ। तो फियोक्रोमोसाइटोमा का मतलब होता है एक ऐसी डिजीज कंडीशन जिसके अंदर हुआ यह है कि एड्रिनल मेड्यूला के अंदर जो फियोक्रोम नाम की सेल हैं, उन फियोक्रोम नाम की सेल के अंदर हाइपरट्रॉफी हो गई है। क्या डेवलप हो गया है? हाइपरट्रॉफी हो गई है, या इसे हम बोल सकते हैं कि ट्यूमर हो गया है। जैसे एडिनोमा हम पढ़ते आए हैं, जहां ओमा का मतलब एक्सेसिव ग्रोथ या ट्यूमर होता है, तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ है। यहां एड्रिनल मेड्यूला की फियोक्रोम सेल के अंदर हाइपरट्रॉफी हो गई है, उनकी साइज बढ़ गई है, ट्यूमर डेवलप हो गया है। अब अगर मान लेते हैं कि पहले हमारे एड्रिनल मेड्यूला के अंदर 100 फियोक्रोम सेल्स थी, और अगर फियोक्रोमोसाइटोमा हो जाए, अगर ट्यूमर बन जाए, तो सेल्स का नंबर 100 से 50 हो जाएगा या फिर 200 होने के चांसेस हैं। तो जवाब यही होगा कि सर अगर हाइपरट्रॉफी होती है, अगर उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, अगर यहां हम कहें कि फियोक्रोम सेल के अंदर ट्यूमर डेवलप होता है। क्योंकि अगर मैं हाइपरट्रॉफी लिखूंगा तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि सर हाइपरट्रॉफी में तो नंबर ऑफ सेल तो बढ़ती नहीं है, तो आप हाइपरट्रॉफी में 100 से 200 होना क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो यहां सीधे शब्दों में हम लिख सकते हैं कि यहां एड्रिनल मेडुला के फियोक्रोम सेल के अंदर ट्यूमर हो गया है। अब अगर ट्यूमर की बात अगर हम करें तो वहां पर नंबर ऑफ सेल जरूर बढ़ता है। तो यहां मान लेते हैं कि 100 सेल पहले हमारे फियोक्रोम सेल थी, और अब ट्यूमर की वजह से एक गुच्छा बन गया, वहां पर 200 सेल्स हो गई हैं। तो अब बताइए ऐसे केस में जो प्रोडक्शन ऑफ कैटाकोलामाइंस होगा वो पहले की तुलना में कम होगा कि ज्यादा होगा? तो आंसर होगा कि सर हाइपर सिक्रीशन ऑफ कैटाकोलामाइन देखने को मिलेगा। हाइपर सिक्रीशन क्यों? क्योंकि एड्रिनल मेडुला की जो सेल्स थी उनमें ट्यूमर डेवलप हो गया है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गया है, उस वजह से हाइपर सिक्रीशन ऑफ कैटाकोलामाइन देखने को मिला है। अब यहां हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम बात करें, अगर हम ईटियोलॉजी लिखें तो ईटियोलॉजी में हम सिंपल पॉइंट लिख सकते हैं कि देयर इज अ ट्यूमर इन द एड्रिनल मेड्यूला, कि अगर एड्रिनल मेड्यूला के अंदर ट्यूमर है तो ये रेस्पॉन्सिबल हो सकता है फियोक्रोमोसाइटोमा नाम की डिजीज कंडीशन होने के लिए। क्लियर? ट्यूमर का मतलब ही फियोक्रोमोसाइटोमा है, तो ईटियोलॉजी हमने लिख दिया कि एड्रिनल मेडुला के अंदर ट्यूमर हो गया है। अब बात करते हैं असेसमेंट फाइंडिंग्स के बारे में कि अगर एड्रिनल मेडुला में ट्यूमर हो गया तो उस पेशेंट में हमें क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। तो अब सिम्टम सोचने होंगे कि अगर कैटाकोलामाइंस नॉर्मल अमाउंट में होता तो फिर हार्ट पर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर, जीआईटी, उन सभी के ऊपर इन्फ्लुएंस होने वाला था। अब कैटाकोलामाइंस बहुत एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज होंगे, अगर एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज होंगे तो फिर उनका इन्फ्लुएंस उन सभी ऑर्गन के ऊपर एक्सेसिव इफेक्ट दिखाई देगा, जिस वजह से काफी सारे सिम्टम हमें दिखाई देने वाले। अब सिम्टम एक एक करके लिखते हैं। इस पेशेंट के अंदर हमें टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया। इसके अलावा इस पेशेंट में हाइपरटेंशन दिखेगा। टेकीकार्डिया के साथ साथ इस पेशेंट में हमें पाल्पिटेशन भी देखने को मिलेगा, और हाइपरटेंशन के अलावा इस पेशेंट के अंदर कार्डियक डिसरिदमिया भी देखने को मिल सकता है। अब ये जो 3-4 सिम्टम हमने लिखे हैं उनका लॉजिक, उनका रेशनल समझें कि अगर कैटाकोलामाइन नॉर्मल अमाउंट में आता तो हार्ट का रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करवाता। अब कैटाकोलामाइन बहुत एक्सेसिव मात्रा में आया, अमाउंट पहले की तुलना में लगभग दुगुना सा हो गया है, तो ऐसे केस में रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जिसे हम टेकीकार्डिया के नाम से जानते हैं। पेशेंट को धड़कन महसूस होने लगती है ज्यादा धक धक करता हुआ, जिसे हम पाल्पिटेशन बोलते हैं। इसका कार्डियक आउटपुट बढ़ने की वजह से इसमें हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ इसमें कार्डियक डिसरिदमिया भी देखने को मिल सकता है।
अब कार्डियक डिसरिथमिया का मतलब यह है कि कैटाकोलामाइन का अमाउंट लगातार बढ़ता ही जाए। तो हार्ट रेट 70 पहले जो थी, मान लेते हैं 100 हो गई, 120 हो गई, 130 हो गई, लेकिन अगर कैटाकोलामाइन का अमाउंट बढ़ता ही रहा तो वो हार्ट रेट 150-200 के आसपास पहुंचकर वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जैसी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है, जिसे हम कार्डियक डिसरिथमिया के नाम से जानते हैं। अब एक और पॉइंट याद करें, हमने ये लिखा था शुरुआत में फंक्शंस के दौरान कि हमारा नॉरएड्रेनालिन जो होता है वह पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। ध्यान दें, इस बात को सोचना बहुत जरूरी है। हमने ये कहा था कि नॉरएड्रेनालिन जो होता है वह पेरिफेरल ब्लड वेसल्स के अंदर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। तो क्या हमारे इस फियोक्रोमोसाइटोमा नाम की बीमारी वाले पेशेंट के अंदर अगर कैटाकोलामाइन बहुत ज्यादा है तो क्या इसके अंदर नॉरएड्रेनालिन के इन्फ्लुएंस में पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो आंसर होना चाहिए कि बिल्कुल होने वाला है। इसके अंदर भी कैटाकोलामाइन के इन्फ्लुएंस में ज्यादा नॉरएड्रेनालिन रिलीज होगा, जिससे कि उसका इफेक्ट दिखेगा। और अगर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन पेरिफेरल पार्ट में ज्यादा हुआ तो इस पेशेंट में एक स्पेसिफिक सिम्टम दिखेगा जिसे हम बोलते हैं स्किन पैलर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने अलग से मेंशन किया है, याद रखें अलग से। इसका क्वेश्चन भी कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है। अब स्किन पैलर लिखा क्यों है ये समझें कि अगर हमारे कैपिलरीज में, हमारे पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में अगर उनका डायामीटर नॉर्मल रहे और एक नॉर्मल ब्लड सप्लाई अगर होती रहे तो वो थोड़ा नॉर्मल हमें पिंकिश कलर दिखता है, जिसमें कि ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई के नॉर्मल होने को इंडिकेट करता है। लेकिन अगर कभी कैपिलरी में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, कैपिलरीज का डायामीटर नैरो हो जाए और वहां पहुंचने वाले ब्लड का अमाउंट डिक्रीज हो जाए तो स्किन हल्की व्हाइटिश दिखने लगती है और उस व्हाइटिश अपीयरेंस को ही हम पैलर के नाम से जानते हैं। यहां पैलर मतलब पीला ना समझें, ध्यान दें, पीला मतलब येलोइश होता है, यहां पैलर का मतलब होता है हल्का व्हाइटिश अपीयरेंस। फिर भी मीनिंग क्लियर ना हो तो एक सिंपल एग्जांपल समझें। जब हम अपने नेल बेड्स को देखते हैं, मींस नेल बेड्स मींस नाखून के जो निचला हिस्सा है, इसमें अगर हम देखें तो हल्का पिंकिश अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है। पिंकिश अपीयरेंस इसलिए है क्योंकि इन नाखून के नीचे ब्लड फ्लो हो रहा है, कैपिलरीज में ब्लड भरा हुआ है, इसलिए वो हल्का पिंक अपीयरेंस दे रहा है। अगर मैं उन कैपिलरीज को कंप्रेस कर दूं तो उनके अंदर जो अपीयरेंस आएगा उसी को हम पैलर बोलते हैं। कंप्रेस कैसे करें? अगर हम नाखून को प्रेस करते हैं ऐसे, अगर नेल को ऐसे प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद जो व्हाइटिश अपीयरेंस हमें दिखाई देता है दैट इज नोन एज पैलर। और नाखून को ऐसे दबाने पर हमको व्हाइटिश अपीयरेंस इसलिए दिख रहा है क्योंकि प्रेस करने पर कैपिलरीज दब जाती हैं, ब्लड वहां से थोड़ा हट जाता है, जिस वजह से कम ब्लड होने से जो व्हाइटिश अपीयरेंस आता है उसे हम पैलर बोलते हैं। तो हमारे इस फियोक्रोमोसाइटोमा वाले पेशेंट में हमें स्किन पैलर भी देखने को मिलेगा। तो ये भी पूछ सकते हैं किसी एग्जाम में कि अगर किसी पेशेंट में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो स्किन अपीयरेंस कैसा होगा? तो सिंपैथेटिक जब भी एक्टिवेट होता है पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है और यह स्किन पैलर अपीयरेंस दिलवा सकता है। पैलर मतलब पीला बिल्कुल नहीं है, हल्का व्हाइटिश अपीयरेंस होता है। क्लियर? अब बात करते हैं कि कार्डियक इफेक्ट के बाद में अगला सिम्टम क्या आएगा। अगला सिम्टम होगा पेशेंट के अंदर हमें टैकिपनिया देखने को मिलेगा। अब टैकिपनिया का रीजन समझें। हमने कहा था कि कैटाकोलामाइंस रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़वाते हैं, तो अगर कैटाकोलामाइंस एक्सेसिव अमाउंट में है तो बहुत ज्यादा मात्रा में रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा, जिससे कि नंबर ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाना, उसे हम टैकिपनिया के नाम से जानते हैं। तो यहां हमने टैकिपनिया लिख दिया। इसके बाद पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन के चांसेस हैं। अब कॉन्स्टिपेशन क्यों? क्योंकि कैटाकोलामाइन जब भी ज्यादा होते हैं वह पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ जीआईटी सिक्रीशन को डिक्रीज करते हैं, तो इस केस में पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलने वाला है। जीआईटी के बाद हम नर्वस सिस्टम पर बात करें तो नर्वस सिस्टम पर कैटाकोलामाइंस का प्रभाव यह होता है कि वह ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, उसकी एक्टिविटी, कंसंट्रेशन और नॉर्मल फंक्शनिंग को इंक्रीज करवाते हैं, जिससे कैटाकोलामाइन एक्सेसिव होने पर ब्रेन हाइपर स्टिमुलेटेड रहेगा, जिससे पेशेंट में इरिटेबिलिटी देखने को मिल सकती है।
इरिटेबिलिटी तो शुरुआती फेज में दिखेगा, जब कैटाकोलामाइन लगातार एक्सेसिवली बढ़ता ही जाएगा तो लेटर स्टेजेस के अंदर पेशेंट के अंदर डिलीरियम और सीजर्स के चांसेस भी रहने वाले हैं। डिलीरियम और सीजर का मतलब है कि पेशेंट हाइपर एक्टिविटी ऑफ ब्रेन के दौरान अनकॉन्शियस भी हो सकता है, बेहोशी की हालत में भी जा सकता है, और पेशेंट में ब्रेन एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ने से, हाइपर एक्टिव होने से सीजर्स आने के भी चांसेस रहने वाले हैं। तो डिलीरियम एंड सीजर्स दिखाई देने के भी चांसेस रहते हैं इस फियोक्रोमोसाइटोमा के पेशेंट में। अब बात करते हैं इसमें यूरिनरी सिस्टम पर क्या इफेक्ट होगा। तो इस पेशेंट में यूरिनरी रिटेंशन दिखाई देने के चांसेस होते हैं, यूरिनरी रिटेंशन दिखाई देगा। इसके अलावा आईज पर इफेक्ट ये होगा कि पेशेंट के अंदर हमें माइड्रियासिस देखने को मिलने वाला है। क्लियर? माइड्रियासिस, इरिटेबिलिटी के साथ साथ पेशेंट के अंदर ट्रेमर्स भी आ सकते हैं। क्लियर? ये भी ध्यान रखें, ब्रेन की हाइपर एक्टिविटी होने पर ऐसे हाथ में इस प्रकार का मूवमेंट, ट्रेमर्स भी देखने को मिल सकते हैं। पूरी बॉडी में जर्किंग मूवमेंट के साथ में सीजर्स भी आ सकते हैं। पेशेंट के अनकॉन्शियस डिलीरियम में जाने के भी चांसेस रहते हैं। और माइड्रियासिस का मतलब होता है डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल्स। हमने कैटाकोलामाइन का आईज पर इफेक्ट पड़ा था कि आईज में यह प्यूपिल्स को डायलेट करवाते हैं। कैटाकोलामाइन्स एक्सेसिव अमाउंट होने पर ज्यादा डायलेशन होगा, जिससे माइड्रियासिस होने के चांसेस रहने वाले हैं। क्लियर? माइड्रियासिस होगा। इसके अलावा इस पेशेंट के अंदर एक्सेसिव डायाफोरेसिस भी देखने को मिल सकता है। अब एक्सेसिव डायाफोरेसिस का रीजन समझें। डायाफोरेसिस होने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि इस पेशेंट में जब भी कैटाकोलामाइन ज्यादा होगा तो इससे गूज बम्प देखने को मिलेंगे, हेयर रूट्स एलिवेट होंगे, जिससे स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं, पसीने वाली ग्लैंड्स जो होती हैं, उनके पोर्स जो होते हैं, उनकी ओपनिंग्स जो है वो खुल जाती हैं, जिससे कि एक्सेसिव स्वेट प्रोडक्शन होगा, पसीना निकलने लगेगा, जिसे हम एक्सेसिव डायाफोरेसिस के रूप में लिखने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा कैटाकोलामाइन्स के बढ़ने से दिखाई देने वाले सिम्टोमेटिक अपीयरेंस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। इन सब सिम्टम के दिखाई देने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं कि डायग्नोसिस और मैनेजमेंट का तरीका क्या होगा। तो हम यहां अब बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ द फियोक्रोमोसाइटोमा, कि कैसे पता किया जाए कि इस पेशेंट के अंदर फियोक्रोमोसाइटोमा नाम की डिजीज कंडीशन हो गई है। तो पता करने के लिए हमारे पास कई सारे डायग्नोस्टिक मेजर्स अवेलेबल हैं। अब डायग्नोसिस मींस कैसे पता करें कि मेडुला में ट्यूमर है, कैटाकोलामाइन्स का अमाउंट जो है सर्कुलेशन में ज्यादा है। इसके लिए डायग्नोसिस के कुछ आसान से तरीके हैं। पहला तरीका होता है दैट इज द VMA टेस्ट। VMA टेस्ट, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। दूसरा और तीसरा डायग्नोस्टिक टेस्ट में लिख देता हूं। दूसरा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है सिटी स्कैन और तीसरा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है MRI। अब बात करते हैं इन तीनों जांच को करने से, टेस्ट को करने से क्या किस प्रकार डायग्नोसिस होगा। पहला वाला हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कैसे काम में आता है। इन दोनों के बारे में समझें कि सिटी स्कैन और MRI जो हैं, ये दोनों डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हमें एड्रिनल ग्लैंड की इंटरनल इमेजेस देखने में काम आते हैं। और सिटी स्कैन और MRI से हम उसमें ट्यूमर है या नहीं है, कोई एक्सेसिव ग्रोथ है या नहीं है, इस बारे में जांच कर सकते हैं। ध्यान दें, सिटी स्कैन और MRI सर्कुलेशन में कैटाकोलामाइन का अमाउंट नहीं बताएंगे। कैटाकोलामाइन का अमाउंट देखने के लिए हमने पहला टेस्ट किया है सिटी स्कैन और MRI। जब हम इंटरनल इमेजेस निकालेंगे तो हमें किस बारे में जानकारी मिलेगी कि कोई एक्सेसिव ग्रोथ या ट्यूमर अगर है तो उस बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ध्यान रखें, सिटी स्कैन और MRI करवाकर हम ट्यूमर है या नहीं है, कोई एक्सेसिव ग्रोथ है या नहीं है, इस बारे में जांच करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि तो फिर VMA टेस्ट में क्या करते हैं, इस जांच में ऐसा क्या विशेष है। तब हम डिटेल में बात करते हैं VMA के बारे में। पहले तो VMA की फुल फॉर्म समझें। VMA की फुल फॉर्म होती है दैट इज वेनिलाइल मेंडलिक एसिड। VMA जो हमने लिखा है, तो V का मतलब होता है वेनिलाइल, M का मतलब मेंडलिक और A का मतलब एसिड।
वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड टेस्ट हम करते हैं। अब इस प्रोसीजर में क्या करेंगे वो समझें। इस प्रोसीजर में होने वाला क्या है ये समझने से पहले हम ये ध्यान देते हैं कि ये वीएमए होता क्या है और आता कहां से है, इस बारे में बात करते हैं। जब भी हमारी बॉडी में कैटाकोलामाइंस बनते हैं, ध्यान दें, जब भी हमारी बॉडी में कैटाकोलामाइंस सिंथेसाइज होते हैं और उसमें जो मेटाबॉलिक प्रोसीजर्स होते हैं, मींस कैटाकोलामाइंस के बनने के दौरान, तो कैटाकोलामाइंस के प्रोडक्शन के दौरान उसके मेटाबॉलिज्म की वजह से जब भी कैटाकोलामाइन बनेगा तो एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलने वाला है और उस वेस्ट प्रोडक्ट का नाम होता है वीएमए। जैसा कि हमने कहा था, आप थोड़ा पिछला टॉपिक याद करें डायबिटीज मेलाइटस के बारे में, हमने कहा था कि जब भी इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, जब भी इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा एक वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर सी पेप्टाइड चेन हमें देखने को मिलती है, याद होगा सभी को। तो जैसे ही इंसुलिन के प्रोडक्शन के दौरान सी पेप्टाइड चेन एक वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर दिखती है, वैसे ही कैटाकोलामाइंस के मेटाबॉलिज्म के दौरान जब हार्मोन बन रहा होता है, सर्कुलेशन में घूम रहा होता है, उस दौरान एक वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है, वो होता है वीएमए। मींस अगर आपसे कह दिया जाए कि वीएमए क्या है तो पहला तो आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म, वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड। ये वीएमए है क्या? ये एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट है। ये वेस्ट प्रोडक्ट कहां से आया है? तो यह कैटाकोलामाइन के मेटाबॉलिज्म से आया है कि जब भी बॉडी में हार्मोन बनते हैं कैटाकोलामाइन, तो उनके मेटाबॉलिज्म से यह वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है जिसका नाम है वीएमए। अब अगर हमने इस वीएमए को वेस्ट प्रोडक्ट बोल दिया तो क्या ये बॉडी में रहेगा कि एक्सक्रीट आउट होगा? तो जवाब यही होगा कि सर अगर वेस्ट प्रोडक्ट ही है तो एक्सक्रीट आउट होने वाला है, और एक्सक्रीट आउट किससे होगा? यह यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट होने वाला है। तो अगर मैं कहूं कि हमारे यूरिन में वीएमए मिलेगा तो आंसर होगा कि अगर हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ हो, अगर कैटाकोलामाइंस रिलीज हुए हो, तो हमारे यूरिन के अंदर भी वीएमए वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड दिख सकता है, क्योंकि जब भी कैटाकोलामाइन बनते हैं उनके मेटाबॉलिज्म से एक वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है जो कि यूरिन के अंदर देखने को मिलता है। तो यहां अगर वीएमए के बारे में जानकारी क्लियर है तो हम समझते हैं कि इस जांच में करवाएंगे क्या। इस वीएमए टेस्ट के अंदर हम इस पेशेंट का 24 आवर्स यूरिन सैंपल कलेक्ट करवाते हैं। क्या कलेक्ट करवाने वाले हैं? हम इस पेशेंट में 24 आवर्स यूरिन सैंपल कलेक्ट करवाते हैं और यूरिन सैंपल के अंदर वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड के अमाउंट की जांच करेंगे। अब 24 आवर का यूरिन ले लिया, उसमें वीएमए का टेस्ट करवाएंगे। अब बात करते हैं कि वीएमए क्या एक नॉर्मल इंडिविजुअल में जिसकी बॉडी में कोई ट्यूमर नहीं है, कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, फियोक्रोमोसाइटोमा नहीं है, क्या उसके यूरिन में भी वीएमए हो सकता है? तो बिल्कुल आंसर होगा कि सर अगर उसमें भी सिंपैथेटिक एक्टिवेट हुआ हो, उसमें भी अगर नॉर्मल अमाउंट में कैटाकोलामाइंस बने हो, तो उसके यूरिन के अंदर भी वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड देखने को मिल सकता है। तो फिर हमें याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है तो उसके यूरिन में वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड का अमाउंट जो है वो लेस देन 14 माइक्रोग्राम रहना चाहिए। क्लियर? तो लेस देन 14 माइक्रोग्राम अमाउंट का रहना एक नॉर्मल कंडीशन को इंडिकेट करता है। अब बात करते हैं कि फियोक्रोमोसाइटोमा वाले में क्या होगा। अंतर समझे, अगर हम एक हेल्दी व्यक्ति हैं और हमारे कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स आ गया, तो हमारा बॉडी जो नॉर्मली डिमांड के अनुसार कैटाकोलामाइंस बनाएगा, उस हिसाब से हमारे अंदर वीएमए का प्रोडक्शन यूरिन के अंदर जो देखने को मिले वो लगभग लेस देन 14 माइक्रोग्राम होना चाहिए। अब अगर मैं बात कहूं कि फियोक्रोमोसाइटोमा वाले में क्या होगा, तो फियोक्रोमोसाइटोमा वाले में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैटाकोलामाइंस बनेगा। अगर एक्सेसिव कैटाकोलामाइन बनेगा तो फिर वेस्ट प्रोडक्ट भी एक्सेसिवली बनेगा, और अगर यह वीएमए का कंटेंट मोर देन 14 माइक्रोग्राम देखने को मिला तो यह क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द कैटाकोलामाइंस। किसको इंडिकेट करता है? कि अगर वीएमए नाम के वेस्ट प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा है तो यह इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कैटाकोलामाइंस को इंडिकेट करता है, और इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कैटाकोलामाइन किस में होता है? तो वह एक ही बीमारी है, दैट इज द फियोक्रोमोसाइटोमा। तो यह हो गया हमारा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर।
इसके द्वारा इस टेस्ट को देखकर हम उसके इंक्रीज्ड प्रोडक्शन को इंडिकेट कर सकते हैं। और हमारा जो सिटी स्कैन और एमआरआई वाला डायग्नोस्टिक प्रोसीजर था, इन दोनों के द्वारा हम ट्यूमर की साइज देख सकते हैं कि कितना लार्ज साइज्ड ट्यूमर है, और वीएमए टेस्ट के द्वारा हम अमाउंट ऑफ कैटेकोलामाइन प्रोडक्शन का एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वह हाइपर सिक्रीशन है या फिर हाइपो सिक्रीशन होने वाला है। तो ये 3 हमारे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हो गए। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ द फियोक्रोमोसाइटोमा के बारे में। तो अब डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट ऑफ द फियोक्रोमोसाइटोमा। अब मैनेजमेंट क्या होगा? मैनेजमेंट जनरली सिम्टोमेटिक भी रहेगा और परमानेंट ट्रीटमेंट भी रहने वाला है। सिम्टोमेटिक से मतलब यह है कि अगर पेशेंट इमरजेंसी के अंदर ऐसे प्रेजेंटिंग सिम्टम्स को लेकर आता है, अगर पेशेंट ऐसे असेसमेंट फाइंडिंग टेकिकार्डिया, पल्स बहुत ज्यादा है, बीपी बहुत ज्यादा है, उस पेशेंट में कार्डियक डिसरिदमिया है, अगर ऐसी कंडीशन के साथ में इमरजेंसी में प्रेजेंट होता है, तो सीधा ये लॉजिक होगा कि इसमें तुरंत ऑपरेटिव प्रोसीजर करना मीन सर्जिकल मैनेजमेंट इमीडिएटली करना तो पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर क्या किया जाए? पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट देकर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद में हम परमानेंट ट्रीटमेंट के तौर पर सर्जिकल प्रोसीजर करने वाले हैं। तो इमीडिएट मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं? तो इस मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम इमीडिएटली पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस देने वाले हैं। कौन सी मेडिकेशन देंगे? एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन देंगे। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन में कौन सी देने वाले हैं? हम बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे, और बीटा ब्लॉकर का एग्जाम्पल कौन सा है? दैट इज द प्रोपेनोलॉल। ये प्रोपेनोलॉल जो बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन है, यह इमीडिएटली पेशेंट का ब्लड प्रेशर डिक्रीज करने में, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने में हेल्पफुल होने वाली है। क्लियर? तो ये हो गया कि इमीडिएट मैनेजमेंट तो ये है कि पेशेंट टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन जैसे इमीडिएट सिम्टम के साथ में आता है तो उसे इमीडिएटली बीटा ब्लॉकर देकर उसके ब्लड प्रेशर को कम करवा सकते हैं। यहां बीटा ब्लॉकर क्यों दिया ये भी समझें। बीटा ब्लॉकर इसलिए दिया क्योंकि पेशेंट के अंदर कैटेकोलामाइन्स ज्यादा होने से एक तो हार्ट का रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा था और दूसरा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा था। अब हमने बीटा ब्लॉकर देकर उस मेडिकेशन में हमारे हार्ट के ऊपर जो है वह बीटा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? हमारे हार्ट के ऊपर बीटा रिसेप्टर पाए जाते हैं, और बीटा रिसेप्टर के इन्फ्लुएंस के वजह से ही वहां पर हार्ट रेट और फोर्स का इंक्रीमेंट देखने को मिला था। हमारी बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन आकर उस हार्ट के अंदर बीटा ब्लॉक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगी, जिससे हार्ट का रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होगा। रेट कम होने से टेकिकार्डिया भी ठीक हो जाएगा और फोर्स कम होने से उसका हाइपरटेंशन में भी कमी देखने को मिलेगी। तो यहां इस पेशेंट के लिए हमारी ये बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन कारगर साबित होने वाली है, मींस इफेक्टिव रहने वाली है। क्लियर? अब बात करते हैं परमानेंट ट्रीटमेंट के बारे में। परमानेंट ट्रीटमेंट जो होगा वो कौन सा हो सकता है? सर्जिकल मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, और सर्जिकल मैनेजमेंट के तौर पर हमें क्या करवाना होगा? हमें सर्जिकल मैनेजमेंट के तौर पर ट्यूमर रिमूवल करवाना होगा। तो आप अगर किसी पेशेंट में फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोम सेल्स का ट्यूमर हो चुका है, एक्सेसिव नंबर ऑफ सेल्स देखने को मिलती हैं, तो उसमें डिजीज को ठीक करने के लिए परमानेंट ट्रीटमेंट यह रहेगा कि ऑपरेटिव प्रोसीजर्स के द्वारा उस ट्यूमर को रिमूव कर दिया जाए, जिससे बॉडी में एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन ना रहे। तो यह था हमारा फियोक्रोमोसाइटोमा के बारे में। इसके साथ ही हमारा एड्रिनल मेडुला से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूरी हो चुकी है। एड्रिनल मेडुला में हमने क्या क्या पढ़ा? एड्रिनल मेडुला में हमने सेल्स का नाम पढ़ा, उससे निकलने वाले हॉर्मोन्स के नाम लिखे, उन हॉर्मोन्स के सीवीएस पर, रेस्पिरेटरी, जीआईटी, सीएनएस, उसके अलावा हमारा यूरिनरी सिस्टम, आईज और स्किन, इन सभी के ऊपर क्या फंक्शंस होते हैं इनके बारे में हमने डिस्कस किया। एंड देन डिसऑर्डर्स के तौर पर हमने फियोक्रोमोसाइटोमा नाम की डिजीज कंडीशन पढ़ी। फियोक्रोमोसाइटोमा एक प्रकार का एड्रिनल मेडुला की फियोक्रोम सेल्स का ट्यूमर होता है, जिससे कैटेकोलामाइन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। एंड देन हमने इटियोलॉजी, सिम्टम और मैनेजमेंट पढ़ा। तो इसके साथ ही एड्रिनल मेडुला भी पूरा हो गया।
और एड्रिनल मेडुला के साथ साथ हमारी एड्रिनल ग्लैंड भी पूरी हो चुकी है। एड्रिनल ग्लैंड के हमने 3 हिस्से डिवाइड किए थे, 3 पार्ट्स थे। सबसे आउटर कैप्सूल जो कि नॉन सिक्रेटरी है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि केवल प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर काम करती है। दूसरा एड्रिनल कॉर्टेक्स पढ़ा, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि सिक्रेटरी है, 3 लेयर्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एंड्रोजन्स, उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स, उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। और आज की क्लास में हमने एड्रिनल मेडुला, उससे निकलने वाले हार्मोन, उनके फंक्शंस और उससे रिलेटेड एक डिसऑर्डर फियोक्रोमोसाइटोमा के बारे में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहां हमारी एड्रिनल ग्लैंड पूरी हो चुकी है। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो रिमेनिंग ग्लैंड्स बची हुई हैं जैसे कि पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।